दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब में। और फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो पर्यटन पर आधारित है, क्योंकि अभी 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे था, तो उसी पर ये द हिंदू में आर्टिकल आया था फ्रेंड्स। तो उसी को मैंने सेलेक्ट किया है और उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा है और उसका आंसर लिखा गया है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। और दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि पीसीएस मेंस में भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट मेरी वीडियोस से आ गए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और फ्रेंड, डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग का सबसे बेहतरीन जो परिणाम निकलता है वो यही निकलता है कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं नोट्स से ही फंस जाते हैं। तो आप देखिएगा कि आंसर राइटिंग का बहुत ही समझ लीजिए अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो आप लोग भी आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे करते रहें दोस्तों। और ये आज का जो टॉपिक था कि पिचिंग इंडिया एज अ सिग्नेचर डेस्टिनेशन, तो इसका मतलब फ्रेंड ये है कि ये भारत को इस तरह से सिग्नेचर डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा डेस्टिनेशन बनाना जहाँ पे सब लोग आना चाहते हों, या फिर पर्यटन के रूप में सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन हो भारत को बनाना। तो इसके बारे में बात की गई है। जी.के. सेन रेड्डी जी का ये आर्टिकल है और इसमें धर्मशाला डिक्लेरेशन की बात की गई है कि धर्मशाला डिक्लेरेशन क्या था, या इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। हम लोग अभी देखेंगे कि क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई इस तरह का टॉपिक आता है हमारे द हिंदू के न्यूज़ में, तो हम उसको पढ़ें क्यों, आखिर क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ था कि पर्यटन क्या भारत के लिए अगला बड़ा प्रेरक हो सकता है। तो फ्रेंड, ये एक्चुअली में आया था निबंध के पेपर में, लेकिन तो अगर हम लोग कुछ हमारे पास डाटा अगर अवेलेबल हो गए तो हम लोग निबंध भी अच्छा लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर निबंध में आया तो इसका मतलब ये है कि इसको जीएस के पेपर में भी दे सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कैसे है। पर्यटन के प्रकारों की चर्चा करते हुए भारत के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और समावेशिता तथा समानता में पर्यटन क्षेत्र की भूमिका स्पष्ट करें। कुल मिला के फ्रेंड, इसका कहने का मतलब यही है कि पर्यटन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, और जो सामाजिक आर्थिक विकास में पर्यटन की क्या भूमिका है, ये कैसे बस इंक्लूसिव ग्रोथ ला सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इक्विटी के लिए कैसे ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे उसमें अपनी ये भूमिका निभा सकता है। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और हम लोग देखते हैं आंसर। तो आंसर में मैंने क्या किया है दोस्तों कि जो टॉपिक आया था उससे संबंधित जितने फैक्ट हो सकते थे वो मैंने डाल दिए हैं, और जो फैक्ट मैं आंसर में नहीं डाल पाया हूँ उसको मैं क्या किया हूँ कि ऐसे ही साइड में करके लिख दिया गया है उसके बारे में। तो आप लोग अभी मैं उसको भी डिस्कस कर दूँगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला मैंने क्या बताया कि स्टार्ट इस तरह से आंसर किया है कि रीथिंकिंग टूरिज्म थीम के साथ 2022 के पर्यटन दिवस का आह्वान हमें पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं की तरफ आकर्षित करती है। तो इस तरह से मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि मैंने एक जो थीम है उससे स्टार्ट किया कि हाँ, इस बार के जो पर्यटन दिवस की थीम है वो भी बता दिया, तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी हो गई, और साथ ही मैंने ये भी अपना इंट्रो भी एक अपने अच्छी शुरुआत के साथ प्रारंभ कर दिया। तो फिर मैंने लिखा कि भारत अपनी सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताओं से परिपूर्ण पर्यटन की असीम संभावनाओं को धारण किए हुए है। यदि पर्यटन के प्रकारों की बात की जाए तो ये भी मैंने बता दिया कि भारत में बहुत सारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधताएं हैं जो पर्यटन के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस को जो है धारण किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो पर्यटन की संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने पर्यटन के प्रकारों के बारे में बताया कि धार्मिक पर्यटन है, ऐतिहासिक पर्यटन है, प्राकृतिक पर्यटन, मेडिको टूरिज्म या मेडिकल पर्यटन, खेल या रोमांच पर्यटन, स्पोर्ट एंड एडवेंचरस टूरिज्म, और कृषि पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन। तो ये कुछ पर्यटन के फ्रेंड्स मैंने प्रकार बताए हैं, और पर्यटन बहुत प्रकार के हैं पर्यटन फ्रेंड्स। हम अपने कल्चर से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी के लिए ले सकते हैं, जैसे फूड टूरिज्म भी हो सकता है और क्लॉथ टूरिज्म भी हो सकता है। हम अपने कपड़ों से संबंधित कैसे टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट क्या है कि वर्ड की लिमिट है, इसलिए मैंने कुछ ही प्रकारों को इसमें डिस्कस किया है। फिर लिखा है कि इसके अलावा भी पर्यटन के कई क्षेत्र हैं जो भारत को पर्यटन के लिए आदर्श स्थान बनाते हैं। फिर ये मैंने बता दिया। फिर आगे मैंने क्या लिखा कि पर्यटन न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
भारत की पहुंच तथा संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में विकास में सहयोगी भी है। तो मैंने ये बता दिया फ्रेंड्स कि जो टूरिज़्म होता है वो हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें तो साथ देता ही देता है, साथ ही साथ हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, उसको भी मजबूत करने में ये किसी न किसी तरीके से अपना रोल निभाते हैं। फिर मैंने क्या किया है फ्रेंड्स कि पर्यटन का एक एक क्षेत्र में उसका रोल बता दिया है कि जैसे पर्यटन का भारत की जीडीपी में लगभग 6.8% का योगदान है। तो इसका मतलब ये है कि पर्यटन हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है या उसका सहयोग है, तथा 2030 तक यह जीडीपी में लगभग 250 बिलियन डॉलर का योगदान करेगा। तो एक संभावना ये भी बताती हैं कि हाँ 2030 तक लगभग 250 बिलियन डॉलर का योगदान करेगा ये जीडीपी में। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम देख सकते हैं कि पर्यटन का एक जो इकोनॉमिक जो सपोर्ट है, ये इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, वो क्या है वो हमने देख लिया इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स कि भारत में पर्यटन लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तो हमने ये भी देख लिया कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट में किस तरह से भारत को सपोर्ट कर रहा है। तो लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है, और उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो डायरेक्ट इस रोजगार से संबंधित नहीं होंगे, तो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनको रोजगार मिल रहा होगा। जैसे मान लीजिए क्या होगा कि जो टूरिज्म में लोग संलग्न हैं, उसके साथ साथ में जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं उसके आसपास में जो लोग इकोनॉमिक कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं उनको किसी न किसी प्रकार से आर्थिक लाभ होता ही है, तो वो भी उनको एक प्रकार से रोजगार ही देता है। तो फिर मैंने लिखा है इसमें कि जिसमें अर्धकुशल या अकुशल श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है। तो एक प्रकार से चूँकि भारत में अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रकार से जो टूरिज़्म का सेक्टर है वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसे समझ सकते हैं सहयोगी क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे उनकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, साथ ही साथ गाइड हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, ट्रैवल हो गया, हॉस्पिटैलिटीज़ हो गए, इन सारी चीज़ों के लेके ये अन्य जैसे क्षेत्रों द्वारा अनेक रोजगार सृजन किया जा सकता है। तो फिर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में भी बता दिया है कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें टूरिज्म जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड मैंने लिखा है कि चूंकि पर्यटन में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी समान अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे महिला गाइड, महिला निर्मित कलाकारियाँ, या फिर बहुत सारी ऐसे जगह पे जैसे महिलाएं जो होती हैं वो टूरिस्ट प्लेस पे, जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक प्लेस है तो वहाँ पे वो फूल मालाओं को लेके जाती हैं, बेचती हैं, या फिर उनके द्वारा बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट जो है डिज़ाइन किए जाते हैं उसको बेचती हैं, अपने द्वारा डिज़ाइन किए गए जो सामान होते हैं, चाहे वो बर्तन हो गए, टोकरियाँ हो गए, इन सब की जो बिक्री करते हैं फ्रेंड्स। तो ये भी क्या है, उनको एक प्रकार का समानता का अवसर दिलाता है, उनको रोजगार का अवसर दिलाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं पर्यटन के द्वारा ही संभव हो सकती हैं। फिर लिखा है मैंने फ्रेंड्स कि परंतु हाल ही में आई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 8 स्थानों की गिरावट के साथ भारत 54वें स्थान पर रहा, जो कि निराशाजनक है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है कि मैंने ये भी बता दिया है कि चूँकि वर्तमान में क्या है कि जो भारत में टूरिज़्म की स्थिति वो अच्छी नहीं है, इतनी ज़्यादा विविधताओं के होने के बावजूद। फ्रेंड्स ऐसे एक अगर हम एजम्पशन लें तो भारत में अगर टूरिस्ट आते भी हैं तो वो कहाँ पे जाते हैं, ज़्यादातर हमारे जो हिस्टोरिकल या कल्चरल मोन्यूमेंट्स हैं बस वहीं तक जाते हैं। वो जैसे हमारे यहाँ नेचुरल प्लेसेस हैं वहाँ पे नहीं जाते ज़्यादातर। नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा वो पूरी तरीके से अनएक्सप्लोर्ड है, वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते ही नहीं हैं टूरिस्ट, जबकि एशिया का सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट विलेज है वहाँ पे। अगर हम देखें तो वहाँ पे रूरल टूरिज़्म को बहुत अच्छा प्रमोट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमको देखना होगा और यहाँ पे रूरल टूरिज़्म को बढ़ावा देना होगा। चूँकि इन क्षेत्रों पे अभी हम लोग एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं कर पाए, ज़्यादा तक अपनी पहुँच नहीं बना पाए हैं, इसीलिए क्या है कि हमारा ट्रैवल एंड टूरिज़्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग नीचे है। फिर मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो अतः हाल ही में राज्य पर्यटन मंत्रियों ने के धर्मशाला घोषणा पर अमल कर तथा पर्यटन और विदेश मंत्रालय द्वारा कंट्री स्पेसिफिक रणनीतियों को अपनाकर भारत को 2047 तक पर्यटन के क्षेत्र में मुख्य अभिकर्ता के रूप में प्रकट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने पहले तो ये बता दी कि हाँ समस्याएं क्या हैं या निराशाजनक स्थिति क्यों आ गई है, क्योंकि हमारी रैंकिंग डाउन हो गई है। फिर मैंने ये भी बता दिया कि हाँ अभी जो धर्मशाला घोषणा हुई है और पर्यटन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जो कंट्री स्पेसिफिक रणनीतियाँ अपनाई हैं,
अगर हम इसको ठीक तरीके से प्रभाव में लाएं, उस पर अमल करेंगे, तो 2047 तक निश्चित ही हम अब भारत को एक पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक अभिकर्ता या ग्लोबल लीडर के रूप में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि ये एक तरह से कंक्लूज़न बता दिया है कि अगर हमको ये 2047 तक हमने अगर ये चीज़ों को अपना लिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि ग्लोबल लीडर बन जाएंगे टूरिज़्म में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग फिर से एक बार ज़रा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में यही बताया था कि पर्यटन के प्रकार और वो कैसे हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकता है। तो मैंने क्या किया, अभी बिल्कुल करंट में न्यूज़ थी, रीथिंकिंग टूरिज़्म उसका थीम था, तो उससे स्टार्ट किया। फिर मैंने क्या किया, टूरिज़्म के प्रकार बताए। फिर मैंने ये बताया कि कैसे ये जो है हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकता है। तो इकोनॉमिक में बताया, रोजगार जनरेशन और समानता में मैंने बता दिया। फिर मैंने क्या किया कि ये बताया कि हाँ, चूँकि इसमें कंडीशंस गड़बड़ हैं, लेकिन अगर हम कंक्लूजन में बता दें कि अगर हम क्या कहते हैं धर्मशाला घोषणा या 2 मंत्रालय जैसे पर्यटन और विदेश मंत्रालय इनकी रणनीतियों को, जैसे कंट्री स्पेसिफिक रणनीतियाँ, इसको अपनाएं तो 2047 तक हम निश्चित ही एक ग्लोबल लीडर बन सकते हैं पर्यटन के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये जो अपना टॉपिक था, आप लोग बताइएगा कैसे है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी जो धर्मशाला घोषणाएं की गई, ये क्या था। तो ये विदेशी और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 तक 2000 पर्यटन रिकवरी है, मतलब जो कोविड आ गया था उसमें जो पर्यटन को नुकसान पहुँचा है, उसके नुकसान की भरपाई के लिए 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक क्या बताया गया है कि GDP में लगभग 250 बिलियन का योगदान किया जाएगा पर्यटन के द्वारा। और साथ ही साथ 2047 तक ग्लोबल लीडर हम लोग बन जाए टूरिज़्म के क्षेत्र में, तथा 1 ट्रिलियन जो रेवेन्यू है उसको जो है हम लोग कहाँ से जनरेट करेंगे, तो टूरिज़्म से जनरेट करेंगे। तो ये कुछ धर्मशाला घोषणा के लक्ष्य थे, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और देखते हैं मैंने क्या क्या कहीं चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी है। फिर मैंने लिखा है कि ग्लोबल GDP में जो 10% योगदान है वो है टूरिज़्म का। तो टूरिज़्म ग्लोबल GDP में 10% का योगदान करता है दोस्तों। साथ ही फिर मैंने UNWTO के बारे में लिखा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो मैड्रिड स्पेन में है। इसका वर्ग क्या है, वर्ल्ड टूरिज़्म डे जो मनाया जाता है वो 1980 से मनाया जाता है। इसका काम क्या है, तो कोड ऑफ एथिक्स फॉर टूरिज़्म, मतलब पर्यटन में किस प्रकार से नैतिकता को बनाए रखा जाए उसके लिए ये काम करता है। साथ ही साथ पर्यटन के द्वारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे लाया जाए, तथा पर्यटन की नकारात्मकता को कैसे कम किया जाए, और SDG डेवलपमेंट में कैसे पर्यटन का सहयोग लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो UNWTO का लक्ष्य है या उसका कार्य है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट भी लिखे हैं कि विश्व में 11वां व्यक्ति जो है वो पर्यटन रोजगार से जुड़ा हुआ है, और अर्धकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार का 2nd सबसे बड़ा क्षेत्र है। और पर्यटन के सामने फ्रेंड्स कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिख दिया है कि बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी, जैसे ट्रांसपोर्ट की कमी है, टॉयलेट्स की कमी है, उनके रुकने के लिए शेल्टर्स की कमी है, सिक्योरिटी की कमी है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट की कमी, सिक्योरिटी हो गया, गवर्नमेंट ऐसे बजट्स का आवंटन नहीं कर पाती ढंग से, फिर बजटरी एलोकेशन कम है, कैपेसिटी कंट्रोल ये भी हमको देखना होगा। मान लीजिए क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में शिमला या फिर जितने भी माउंटेनियस रीजन है, जो माउंटेनियस टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे क्या होता है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो खतरे में आ जाता है। तो उसको भी ध्यान में रखना है। उसकी मतलब ये है कि हर एक जो पर्यटन स्थल है उसकी एक वहनीय क्षमता है, उससे ज़्यादा वो चीज़ों को वहन नहीं कर सकता। तो लिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल और कितने दिन के लिए रहेंगे, कितने लोग रहेंगे, इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स एनवायरनमेंट को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और बिहेवियर में भी बदलाव लाना चाहिए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि लोगों को साल में एक दो जगह जरूर जाना चाहिए घूमने के लिए। तो अगर हम लोगों के बिहेवियर में बदलाव लाएंगे तभी हमारे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज का टॉपिक ख़त्म होता है और आप लोग बताएंगे कि कैसा रहा टॉपिक और कैसा रहा आज का क्वेश्चन। और मैं कोशिश करता रहता हूँ फ्रेंड्स कि रोज़ आप लोगों के लिए एक ना एक टॉपिक डाल ही दूँ। कभी कभी हो सकता है कि रोज़ ऐसे टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ आपके लिए एक ना एक टॉपिक डालूँ। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और कल हम लोग आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ में आते हैं। और कैसा लगा आपको क्वेश्चन ये ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।
क्योंकि जिन लोगों को ज़रूरत है अगर उन तक ये वीडियो पहुंच जाए तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।